लगाया गया। इस बीच कई तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो कहीं नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ देख पा रहे हैं आप किस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मुंबई में नियम जो है, जो गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, उनका पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुरादाबाद में टेस्टिंग लगातार जारी है, भोपाल में सन्नाटा पसरा हुआ है और भिवानी में भी सख्त पहरा जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। यानी कि पुलिस जो है वो सतर्क है, लोगों को जागरूक कर रही है और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उन्हें उठक बैठक कराकर ये बताया जा रहा है कि इस वक्त आप अपने घरों में रहें, बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें, कोशिश ये करें कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, क्योंकि ये संक्रमण बहुत खतरनाक है और अगर आप संक्रमित होंगे तो आसपास के इलाके भी और आसपास के सदस्य भी संक्रमित होंगे। आगे बढ़ेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है, दूसरी तरफ लखनऊ में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। आलमबाग की सब्जी मंडी में जो तस्वीरें देखने को मिली वो हैरान करने वाली थीं। लोग मास्क तो लगा रहे हैं लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई फिक्र नहीं है। यह हाल तब है जब कोरोना का वायरस एयरबोर्न हो चुका है। और भाई कोरोना से बेखौफ लोगों के झुंड की तस्वीरें हैदराबाद से आई हैं, जहां चार मीनार इलाके में लोग बेखौफ घूमते नजर आए हैं। सड़कों के साथ ही बाजारों में खूब चहल पहल दिखाई दी है, साथ ही ऑटो भी धड़ल्ले से चलते नजर आए हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि देश में कोरोना का खतरनाक वायरस है जिसने लाखों लोगों को निगल लिया, लेकिन शायद हैदराबाद के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही देश में एक तरफ कोरोना महामारी से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं, तो वही दूसरी ओर कालाबाजारी ने कोरोना मरीजों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन के उपकरणों से लेकर दवाओं तक की कालाबाजारी लगातार बहुत तेजी से की जा रही है। और ऐसे में अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद। दिल्ली में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर सामानों की कालाबाजारी जो है वो धड़ल्ले से की जा रही है। पुलिस ने एक बड़ी खेप जो है वो बरामद की है। वह दूसरी ओर 260 ऑक्सीजन सिलेंडर्स पकड़े गए हैं गुरुग्राम में। और वही तीसरी तरफ गाजियाबाद की तस्वीरें जहां पर ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी की जा रही है। ये सिर्फ 3 जगहों की नहीं, अलग अलग और भी जगहों पर लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर इस आपदा को अवसर में बदलने की कुछ ऐसे लोग जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि इंसानियत जो है अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मॉडल की तारीफ की है। इसी को लेकर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर से बात की हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा ने। सुनिए। पेडनेकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कुछ अहम विषयों में इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए, मुंबई मॉडल की सराहना की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इस पर क्या टिप्पणी देती हैं आप? मुझे आनंद हुआ है जी कि मुंबई मॉडल ये पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आदर्श हो गए जी। इसका कारण है, जब से कोविड-19 का प्रादुर्भाव बढ़ने लगा तब से हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो जो गाइडलाइन दी वो गाइडलाइन पकड़ के मुंबई महानगर पालिका ने काम किया। मुझे लगता है हमारा जो काम है मुंबई का, इकबाल चहल जो हमारे आयुक्त है, वो अच्छी तरह अपने टीम को बराबर टाइम पे काम करके, मुख्यमंत्री इनके साथ बात करके भी दिन में 4 या 5 बार मुख्यमंत्री हर एक महानगर पालिका के आयुक्त के साथ, हर एक महानगर पालिका के महापौर के साथ बात करते, पूछते, रात 11-12 बजे भी फोन करते आज के दिन में क्या हुआ। इसका मतलब है
हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे सर जो कहते कि मी कुटुंब प्रमुख है, तो वो मुख्यमंत्री बाद में, लेकिन वो समझते मैं कुटुंब प्रमुख है, फैमिली है मेरी है, और फैमिली जैसे वो काम करते। इसीलिए ये नतीजा निकला है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने को गौरवित किया है। मेयर मैडम, साथ में मुझे ये भी समझाइएगा आप, यहाँ पर देश व्यापक अब चिंता और समस्या हो गई है ऑक्सीजन मैनेजमेंट को लेकर। मुंबई ने इस समस्या को कैसे सुलझाया? मुंबई ने क्या कुछ ऐसे पहले ठोस कदम उठाए जिससे आज देश के चारों ओर से सराहना मिल रही है मुंबई को? हमारे मुंबई में पहला जंबो सेंटर चालू किए, मुझे लगता है वर्ल्ड में भी नहीं था, अभी अपने जंबो सेंटर हो। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो सकती है करके लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट खड़े किए। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल जिनके पास ऑलरेडी प्लांट है थे, ऐसे 80% बेड मीन 300 बेड है, तो उनके 280 बेड हमने ले लिए। तो जिधर जिसको जो चाहिए बेड, वो बेड देने का भी काम किया। हमारे हर वार्ड में वॉर रूम रखी। साथ में मुझे ये भी बताइए, देखिए हमने कई बार देखा है केंद्र की तरफ से पलटवार होता है। हमने कई खबरें ऐसी भी सुनी थी कि वैक्सीन की जो वेस्टेज है वो महाराष्ट्र से ज्यादा निकल कर आ रही है, लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता महाराष्ट्र को वैक्सीन की है। महाराष्ट्र नंबर 1 रैंक पर है वैक्सीनेशन देने के लिए भी। 12 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। किस तरीके से ये मैनेजमेंट आगे बढ़ने वाला है? हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे सर ने वो जो संबोधित करते और तभी भी जनते को कहा था कि मैं 12 करोड़ वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूँ, एक रकमी मैं चेक देने को भी तैयार हूँ। मुझे 12 करोड़ के ऊपर वैक्सीन लगने वाली है, लेकिन मुझे पहला 12 करोड़ वैक्सीन दे दो। और ये मांग उन्होंने खुद हमारे पंतप्रधान सम्माननीय मोदी सर के पास किए, और वो करने के बावजूद भी आज भी कम मात्रा में हमें वैक्सीन मिल रही है। शुक्रिया हमसे जुड़े। और वह दिल्ली पुलिस के एएसआई राकेश कुमार संकट के इस वक्त में लोगों को खूब मदद कर रही हैं, उनको जागरूक कर रही हैं। राकेश कुमार शमशान घाट पर लोगों की अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में मदद कर रही हैं। दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट में राकेश अब तक 100 मृतकों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी इस काम के लिए टाल दी है। सर कोविड से पहले जी 10, 11, 5, 4, 6 एक बाजी दिन तो 2-4 ही रह जाती सर। अब ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा हो रही, 52, 54, 56, 58, 62 लोग की बॉडी हो जी एक दिन में लिया। नहीं, जिसका ये क्या नाम, बहुत सी बॉडी ऐसी आती है जिसमें सिर्फ एक बुजुर्ग आएगा या एक बुजुर्ग महिला आएगी जी। उनका अंतिम संस्कार वैन में एम्बुलेंस में लेकर आएंगे जी। फिर एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस का ड्राइवर होगा जी, 2 घर उनकी बॉडी को पकड़वा के जी अंदर ले जाते हैं, लकड़ी लगवाते हैं जी। लकड़ी लगवाने के बाद फिर उसकी वो सामग्री वगैरह घी जो लेकर आकर देते हैं उन्हें गिरवा के फिर उसमें अग्नि दबाते हैं सर। सर ये दोनों तो वैक्सीन के टिक्के लगवा चुके हैं जी। सैनिटाइज वगैरह, दस्ताने, ग्लोव्स, कंसल्ट सीट, लाइट वगैरह सब कुछ फिट है जी। 2 टाइम नहाते हैं, सुबह शाम। सुबह नहा के आते हैं गर्म पानी में, शाम को जब जाते हैं जी कपड़े वपड़े सब गर्म पानी में धोते हैं और वहीं नहाते हैं। नहा के बाद उसके बाद थाने में रहते हैं जी। थाने में अपना खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं। और वही कानपुर में सिलेंडर बैंक की अच्छी शुरुआत हुई है। दरअसल कोरोना काल में सिलेंडर की काफी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में पुलिस ने लोगों के सहयोग से 120 सिलेंडर का एक बैंक तैयार किया है, जिसे जरूरतमंद लोगों में बांटा जाएगा। लोग जो जरूरतमंद हैं और उनके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है या वो उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए पुलिस लाइन में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक शुरू किया गया है। पिछले कई दिनों से हमारे सामने एक ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ले लीजिए और इसको जो ज़रूरतमंद है उसको दे दीजिए। इस व्यवस्था को औपचारिक करते हुए एक बैंक हम लोगों ने बनाया है, जिसमें मुझे बहुत खुशी है कि पहले दिन में ही नागरिकों की मदद से और जो थानों में सिलेंडर बंद थे
उनको एकत्रित करके कम से कम 120 सिलेंडर्स इस बैंक में आ चुके हैं और अब इनको जो अति ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास में दिया जा रहा है। मेरी अपील है सभी लोगों से, खासकर ऐसे लोग जो वेल्डिंग का काम करते हैं या कोई और ऐसा काम करते हैं जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग होता है, सो आप 1, 2, 3 हफ्ते के लिए जब तक आप काम नहीं कर रहे हैं उधार के रूप में इस बैंक को दे सकते हैं। आप जब कहेंगे आपको सिलेंडर वापस दिया जाएगा। यहाँ पे सिलेंडर लेना या सिलेंडर देना दोनों ही चीज़ें पूरी तरीके से निःशुल्क की जा रही हैं। और वही अगली खबर सामने आ रही है जहां पर मुरादाबाद में रेलवे की मदद से ऑक्सीजन पहुंच रही है। रेलवे ने 24 घंटे के अंदर स्पेशल ट्रेनों से लैंडिंग और लोडिंग का टैंकर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। बीते दिनों शहर में ऑक्सीजन की किल्लत होने पर कोहराम मच गया था। सड़क के जरिए ऑक्सीजन पहुंचने में काफी वक्त बर्बाद होता रहा है, जिसको देखते हुए रेलवे ने ये कदम उठाया है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन की ढुलाई कर रहा है। अभी तक मुरादाबाद में इसको लोड अनलोड करने के लिए कोई रैंप नहीं बना था। अब मुरादाबाद में विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर माल गोदाम मुरादाबाद में रैंप बना के तैयार कर दिया गया है। अगर जो कोई ऑक्सीजन स्पेशल मुरादाबाद में आती है तो उसको लोड अनलोड करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, आसानी से उसका डिस्पोजल हो सकेगा। अभी तक इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, अब माल गोदाम में नया रैंप बना के तैयार किया गया है। जी हाँ, कोई भी ऑक्सीजन की ट्रेन आएगी उसकी लोडिंग अनलोडिंग होने में अब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इमीडिएट होगी। अच्छा। अभी तक इसका लोडिंग अनलोडिंग बरेली में हो रहा था, अब मुरादाबाद में पॉसिबल हो गया रैंप बनने के बाद। और वही कोरोना के खतरनाक वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि B117 वेरिएंट का असर महाराष्ट्र के बाद दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। Is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it, and therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. So B117, other variants like 617 are accumulating changes which show excellent vaccines, on which vaccines show excellent efficacy, but ongoing surveillance is needed and vaccine updates as we go ahead with new kinds of variants are inevitable. हो रही है, ये हमारे देश में पहले से आ गया है या हमारे देश में इसमें आने की संभावना है, और अगर ये आता है तो हमारे देश में किस प्रकार का ये बिहेवियर करेगा और जिससे कि हमको किस तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया, ये कंसोर्शियम में ये 10 मुख्य लैब थे जिन्होंने ये बनाया और आज भी वही लैब इसके कार्य कर रहे हैं। हम लोग इसको बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब मुख्य चीज इसकी यह है कि हम जीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें म्यूटेशन देखने की कोशिश करते हैं, और जब कई सारे म्यूटेशन मिलके एक पर्टिकुलर जीन के पार्ट को चेंज करते हैं या उसमें एक ऐसा चेंज लाते हैं तब उसको एक वेरिएंट कहा जाता है। और जब वेरिएंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो वो एक स्ट्रेन का रूप भी ले सकते हैं, लेकिन हर स्ट्रेन जो है एक वेरिएंट जरूर होता है, लेकिन वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते। तो ये जैसे कि अभी अभी बतलाया, B117 एक वेरिएंट था जिसको कि यूके में आइडेंटिफाई किया गया था। इसकी 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी पाई गई और इसमें से थोड़ी सी डिजीज की सीवियरिटी को भी ये स्टडी किया गया है, जिसका कि अभी अभी पब्लिकेशन हुआ है। एक सीवियरिटी को भी ये इंपैक्ट करता है। दूसरा वेरिएंट है B1315। ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें करीब करीब साथ हुई थी। और ऐसे ही थर्ड वेरिएंट है P1 जिसको कि ब्राजील और जापान में साथ साथ किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो आप साथ में देख रहे हैं, जिनको कि स्पाइक प्रोटीन एरिया में, जो कि अभी राघवन सर ने काफी डिटेल में बताया कि किस एरिया में वेरिएंट हमारे लिए एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनता है या वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन बनता है। तो ये पर्टिकुलर म्यूटेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए गए। आप देखेंगे L452R, E484Q और ये बाकी L452 एंड E484Q साथ में, और N501Y और N440K जो कि आजकल आप काफी न्यूज में देख रहे हैं। ये सभी वेरिएंट उसी के
ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली में किसी को ऑक्सीजन की कमी से मरने नहीं देंगे, लेकिन वो केंद्र पर निशाना साधने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है। बहुत बड़े स्केल पे प्लान किया हुआ है। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आ जाती है, दिल्ली के अंदर हम इतने सारे ऑक्सीजन के बेड्स क्रिएट कर देंगे, ढेरों बेड्स क्रिएट करने का हमने प्लान बनाया हुआ है। हम इतने ऑक्सीजन के बेड्स, अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम राधा स्वामी सत्संग में हम 5000 बेड क्रिएट कर सकते हैं। बुराड़ी में 2 जगह हम लोगों ने 2500 बेड तैयार किए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। 9-9,500 बेड हम तुरंत तैयार कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन समुचित मिल जाए हम लोगों को। तो अगर ऑक्सीजन समुचित मिल गई, हम ये सारे बेड ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर देंगे। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आने लग गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने देंगे। अभी तक हम लोग दिल्ली में 35,74,000 लोगों को टोटल 35,74,000 डोज दे चुके हैं। इनमें पहली डोज 28 लाख लोगों ने केवल 1 डोज ली है और 7,76,000 लोगों ने दोनों डोज ली है। और पिछले 3 दिन से 18 से 45 साल की उम्र के लिए युवाओं के लिए ये खुला है। 3 दिन में दिल्ली में 1,30,000 के करीब युवाओं को वैक्सीन लगी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और भी लगेगी। अभी हमारी जितने पिछले 3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से लागू कर दी गई हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत सलीके से, ठीक तरीके से अब चल रहा है, बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है। एक ही कमी है, आज हम चाहें तो इस वैक्सीन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, वैक्सीनेशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी वैक्सीन की कमी, सप्लाई की कमी हो रही है। अगर हमें समुचित सप्लाई मिल जाए तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीन कर देंगे। और वह दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सियासत जमकर हो रही है। बिगड़ते हालातों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालात में आखिर कोविड को लेकर ऑक्सीजन पर सियासत और मेडिकल बेड पर सियासत क्यों? दवाइयों के हेराफेरी और कालाबाजारी क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश भाई नमस्कार, आपका ITV नेटवर्क में स्वागत है। जी नमस्कार अजीत भाई। जी आदेश भाई, सबसे पहला सवाल कि जिस हिसाब से हम कहें तो करीबन ये सेकेंड फेज को आए आज कई दिन हो गए, 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर अभी भी अरविंद केजरीवाल के तमाम विधायक पीसी करके ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन आज वही केजरीवाल लेटर लिखकर धन्यवाद भी देते हैं पीएम साहब को कि आज जो जरूरत थी 700 मैट्रिक टन की, यानी 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा की खपत आपने दी। इसके लिए मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर ये जो सियासत ऑक्सीजन को लेकर है, क्या वो 2 हफ्तों में दूर नहीं की जा सकती थी? देखिए, धन्यवाद अजीत भाई। मैं आपको पहले ये बताऊं कि ऑक्सीजन क्राइसिस वास्तव में ये डिमांड सप्लाई का क्राइसिस नहीं है, ये दिल्ली सरकार के मिसमैनेजमेंट का बहुत बड़ा क्राइसिस है। जिस समय 21 अप्रैल को दिल्ली भारत सरकार ने 378 मीट्रिक टन से बढ़ाकर इनका कोटा 480 किया, फिर 490 किया, 590 किया और वो कोटा बढ़ाया और उसके बाद आज 700 मीट्रिक टन से ऊपर की सप्लाई आने लगी। सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन प्रिक्योर करने के लिए क्या इंतजाम किए? दिल्ली सरकार के पास क्रायोजेनिक टैंकर नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया और 17 तारीख को, 19 तारीख को, 18 तारीख को दिल्ली सरकार की तरफ से
ये पब्लिश किया गया कि हमें क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए, जबकि जो दूसरी वेव है इसका 1 अप्रैल को दिल्ली के अंदर 2700 से अधिक केसेस आए थे। भारत सरकार ने 6 मार्च को इन्हें आगाह किया था कि आप ऑक्सीजन के प्रिक्योरमेंट के लिए अपने इंतजाम कर लीजिए। इसके बावजूद दिल्ली सरकार की कान में जू नहीं देगा, ये बिल्कुल सोते रहे। इन्होंने कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूशन की जो चैन थी उसमें कोई व्यवस्था नहीं की। और उस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। 24 मई तक रहेगा लॉकडाउन। 31 मई तक शादियों पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी अब रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि राजस्थान में भी हालात जो है वो बहुत खराब हैं और संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान जो है वो कर दिया है। इसी